इस चैप्टर पे अगर जैसे कि बात की तो ये चैप्टर इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है, एक्सपेरिमेंटल है, ग्राफिकल है, काफी सारा ग्राफ पे बात होगा। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर रहे बेटा, देखो नहीं कर रहे ना, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके पहला, चलो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले ये समझो कि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, काइनेटिक्स। और ये काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है मोशन। इसका मतलब होता है मोशन। यहाँ पे हम लोग मोशन की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर स्पीड की बात करेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड आप ये कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है स्पीड के बेसिस पे। कैसे? एक ऐसा रिएक्शन जो वेरी फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा, फास्ट होगा, एक मॉडरेट होगा बेटा, एक स्लो होगा, और एक आपके पास वेरी स्लो होगा। जहां पे फास्ट और वेरी फास्ट की अगर बात करते हैं तो ये दोनों टॉपिक बेटा रिलेटेड होगा आयनिक रिएक्शन से। आयनिक, और इतना तेजी से होता है बेटा ये सब रिएक्शन कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो सकता है, जिस वजह से इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। मतलब याद रखना, पढ़ाई के दौरान आपके पास ज्यादातर जो पढ़ाई होगा वो कोवैलेंट से रिलेटेड होगा, आयनिक से नहीं होगा। और मॉडरेट के अंदर में आपके पास ज्यादातर जो रिएक्शन होगा वो ऑर्गेनिक का रिएक्शन होगा, यानी कोवैलेंट वाला रिएक्शन होगा। सारा का सारा कोवैलेंट कंपाउंड का इस कैटेगरी में आएगा। स्लो का एग्जाम्पल में बात करोगे तो कंबशन का एग्जाम्पल ले लो, जितना भी जलने वाला चीज है, जैसे कि कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ वुड, ये सब स्लो प्रोसेस में आएगा। और वेरी स्लो के मामले में याद रखना आपके पास आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि अगर आप स्पीड के बेसिस पे 5 तरह का रिएक्शन को देखोगे तो आपको एक और चीज पता चलेगा, वो ये कि आयनिक रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम का मेजरमेंट होगा बेटा वो सेकंड या मिनट में काम हो जाएगा। मॉडरेट वाले मामले में आपको आवर तक जाना पड़ सकता है, स्लो वाले में पर डे तक जा सकते बेटा, और वेरी स्लो में तो मंथ तक भी जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि रस्टिंग का प्रोसेस को होने में महीनों लग जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन यहाँ का जो सबसे पहला फंडामेंटल पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, और जिसपे पूरा चैप्टर को हम लोग खड़ा करने वाले, उस टॉपिक का नाम है बेटा ROR। और ROR का फुल फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात है। अब यहाँ देखो, रेट ऑफ रिएक्शन में अगर बात करते हैं तो इसका फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? इसका फंडामेंटल डेफिनेशन है बेटा चेंज। किसका चेंज? इसका चेंज कंसंट्रेशन का या फिर प्रेशर का। किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, बाय टाइम। या आप रेडी जाओ बेटा, याद कर लो इसको कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, या कितना प्रेशर चेंज हुआ। और प्रेशर का मामला तब होगा बेटा जब क्वेश्चन गैस के साथ डील करेगा, ठीक है? तो कितना प्रेशर चेंज हुआ रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चेंज का नाम होगा रेट ऑफ रिएक्शन या R। एंड बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है बेटा वो 2 तरीके से आप बात कर सकते हैं। एक आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी इसके हिसाब से आपका यूनिट हो जाएगा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं मोलैरिटी टाइम इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। और अगर आपका क्वेश्चन प्रेशर के साथ डील कर रहा है बेटा, तब आपका यूनिट होगा ATM बाय टाइम, एटमॉस्फेरिक, यानी आपका यूनिट होगा ATM टाइम। ये अब अगर आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ठीक है, प्रेशर के लिए हम लोग ATM यूनिट को चूज किए, कंसंट्रेशन के लिए मोलैरिटी को चूज किए, टाइम के लिए सेकंड को क्यों नहीं चूज किया गया? तो बता दे बेटा, इस टॉपिक में याद रखना, इस चैप्टर के मामले में टाइम को लेकर इश्यू मत बनाना।
टाइम जिस यूनिट पे दिया जाए उसी पे कैलकुलेट कर देना। ये मत सोचना कि क्वेश्चन पे टाइम घंटे में दिया हुआ तो उसको सेकंड में ले जाना होगा, या मिनट में दिया हुआ तो उसको सेकंड में ले जाना होगा। अगर आपका क्वेश्चन सेकंड में तो कैलकुलेट ऑल इन टर्म्स ऑफ सेकंड। अगर पर मिनट या पर आवर पे बात कर रहा तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, उस पर कुछ इश्यू नहीं होगा, टाइम पे ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कहलाएगा बेटा एवरेज रेट और एक कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। अब अगले पेज में जाने से पहले आप लोग से सवाल, यहां तक किसी भी बेटा और बेटी को कोई भी दिक्कत, कोई सवाल पूछना है तो बोलो। नो सर। आगे बढ़े बेटा लोग। चलो अब देखो एवरेज रेट का मतलब क्या होता है। अगर एवरेज रेट की बात करेंगे बेटा, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट को डिफाइन किया गया फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फिर आप कह सकते हो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फिर आप कह सकते हो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल चेंज इन टाइम, या आप कह सकते हो टोटल चेंज इन प्रेशर बाय टोटल चेंज इन टाइम। ये हो गया। लेकिन एवरेज रेट का कंसेप्ट कब इस्तेमाल करना वो सुन लो, उससे पहले एक और बात कर ले। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट का डेफिनेशन क्या हो रहा है, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, या फिर वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो याद रखना डेल्टा का मतलब चेंज होगा, लेकिन डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज होगा। और इंस्टेंटेनियस रेट तब इस्तेमाल करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे बताओ क्या रेट है। तो यह फर्क समझ लो बेटा क्या है। एवरेज रेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको वेट करना होगा पूरे प्रोसेस का खत्म होने के लिए, तभी आप चेक कर पाओगे कि जब आपका प्रोसेस शुरू हुआ था तब का कंसंट्रेशन कितना था या प्रेशर कितना था, और जब आपका प्रोसेस खत्म हुआ तब कंसंट्रेशन कितना था या प्रेशर कितना था। ठीक, और इसके बाद आप टाइम से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस के मामले में बेटा आपको यूज करना होगा कैलकुलस का फॉर्म d/dt ऑफ कंसंट्रेशन या d/dt ऑफ प्रेशर। और यहां से बेटा इंस्टेंटेनियस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सुनो। आपसे पूछा जाएगा रेट एक्सप्रेशन के बारे में, रेट एक्सप्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब ये रेट एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है आइए समझते हैं। मान लो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है ए बी बी और प्रोडक्ट है एक्स सी और वाई डी, और अगर आपसे कहा जाए कि रेट लिखो तो इसको रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, -1/a d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू -1/b d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू +1/x d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल्स टू +1/y d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। यानी आपके पास लॉजिक और कंसेप्ट दोनों समझ लो क्या है। जब आपके पास पूछा जाए कितना मोल ए था तो आपके पास ए मोल ए, कितना मोल बी बी मोल बी, कितना मोल सी एक्स मोल सी, कितना मोल डी वाई मोल डी, है ना। तो अगर कैलकुलेशन किया जाएगा बेटा तो सारा का सारा कैलकुलेशन पर मोल के हिसाब से होता है। तो अगर ए मोल ए है तो पर मोल का मतलब क्या करेंगे बेटा 1/a कर देंगे। तो आपका लॉजिक ये होगा कि रिएक्शन के दौरान जो भी आपका कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को आप रेसिप्रोकल बना करके लिखिएगा। और माइनस साइन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा, कौन बताएगा? डिक्रीज को, क्या चीज का डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसलिए सर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का, यस। और जबकि वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एक और मतलब है कि वो रेट को भी डिक्रीज में रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे याद करो तो बेटा इसका नाम है एक्सेलरेशन dv/dt और इसका नाम है रिटार्डेशन -dv/dt। दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें वेलोसिटी बढ़ता है विद टाइम, इसमें वेलोसिटी घटता है विद टाइम। पढ़े ना फिजिक्स में बेटा, वही लॉजिक आप यहाँ अप्लाई करो। तो माइनस साइन डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/a पर मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक लैंग्वेज पे बात करते हैं। क्लास 12 का बच्चा तुम लोग चुप रहना बेटा, तुम लोग को क्लास में पढ़ा है। बाकी बेटा जो मेरे पास पहली बार क्लास कर रही है फर्स्ट टाइम, बोलो व्हाट दिस टर्म आर इज नोन एज।
Rate of reaction. Rate of reaction. Very good. अगला सवाल. Now what this expression is known as? Decrease in the concentration of reactant A. या फिर ऐसा आप कुछ बोलना चाहोगे कि सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ ए को? हाँ सर. हाँ सर. याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा है बेटा आप लोग? है ना? तब सुन लो बेटा, आपका जवाब गलत है. जी सर. गलत जवाब है. इसको करेक्शन करवा दे, सुनो अच्छे से. अब सुनो, लॉजिकल बात सुनो. बोलो, इस टर्म और इस टर्म के बीच में क्या बैठा हुआ बेटा? इक्वल टू. तो अगर इसका नाम रेट ऑफ रिएक्शन है तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए? Rate of Disappearance of A. नहीं, यहाँ कोई डिसएपरेंस का बात नहीं होगा बेटा. ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है. अगर उसके पास में पूछा जाए बी तो बोल वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है. यहाँ ए बी का कोई बात नहीं होगा बेटा. ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है. और लैंग्वेज में जो उलझन है बेटा, उस उलझन को दूर करते हैं. देखो, लैंग्वेज में जो गड़बड़ हो रहा है उसको समझो. सुनो, ये सब का सब रेट ऑफ रिएक्शन. ऑल दिस एक्सप्रेशन आर रेट ऑफ रिएक्शन. देन व्हाट इज रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ ए? तो सुनो, रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ ए इज माइनस डी बाई dt ऑफ ए. हाँ. ये कहलाएगा, मतलब इसको अगर आप छोड़ दो तो ही आप बचा हुआ टर्म को कहोगे रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ ए. पूरा लेकर बात करोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन है. क्लियर करो बेटा. किसी को डाउट है तो बोलो, क्लियर करो, लैंग्वेज को क्लियर करो. नहीं. इसका मतलब इसको हम किस नाम से पढ़ेंगे बेटा? इसका नाम होगा रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ ए. यही कहेंगे बेटा. अब बताओ, हाँ, इसका नाम क्या होगा? माइनस डी बाई dt ऑफ बी. सेम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B. इसका नाम क्या होगा? प्लस डी बाई dt ऑफ C. Rate of appearance of C. हाँ. एनी डाउट? नहीं. तो प्लस डी बाई dt ऑफ D का बेटा क्या होगा? Rate of formation of Appearance of D. आया बात समझ में? हाँ सर. तो अगला सवाल सुनना बेटा. तो सवाल का जवाब दो. क्या रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसएपरेंस सेम टर्म है या डिफरेंट टर्म है? different term. Different term. Different term है. डिफरेंट टर्म है. उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसएपरेंस या ये सब डिफरेंट टर्म है. हाँ हाँ. तो सवाल का जवाब दो बेटा. अंडर व्हाट कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसएपरेंस विल बिकम इक्वल? तो जब 1/a into होगा तब. Mole is used. देखो, तो ये लिख सकते हैं ऐसे. ए बेटा लोग चेक करते बेटा, ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी बाई dt ऑफ a इक्वल्स टू r into a. हाँ हाँ, ऐसे लिख सकते हैं. हाँ सर. तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? r into b. इसको लिख सकते हैं r into X. ये होगा r into y. तो अब एक लॉजिक और ट्रिक सुन लो कि अगर आपको रेट ऑफ डिसएपरेंस पता करना है या रेट ऑफ अपीयरेंस पता करना है और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मौजूद है, तो बेटा बिना टाइम गवाए क्या करेंगे? जो भी कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. देखो, और अगर कोफिशिएंट का वैल्यू 1 हुआ तो ऐसे मामले में दोनों सेम हो जाएगा. ठीक है? हाँ सर. हाँ बोल भाई. हाँ, वहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए. देखिए, चिली पेपर का दुकान है आपके पास. चिली पेपर. हाँ, चिली पेपर चाउमीन का दुकान, उसके बगल में गेट है. उसी गेट से आप टॉप फ्लोर पे जाइए. ठीक है? कुछ नहीं, एकदम टॉप फ्लोर में आ जाइए. आप चढ़ते चलिए, गेट पे आके एकदम टॉप फ्लोर पे आ जाइए. ठीक है? ओके. तो बेटा लोग क्लियर है ये बात आप लोगों को? आगे बढ़े. हाँ हाँ. तो ये ध्यान में रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसएपरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, इस टर्म पे पकड़ के रखना. आगे बढ़ते बेटा. चलो, यहाँ तक बेटा हम लोग क्या चीज पे बात किए? हम लोग बात किए एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे और उसमें क्या क्या लैंग्वेज हम लोग को यूज करना है. अब आओ, अब एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए. अगर आपसे कहा जाए d by dt ऑफ C कंसंट्रेशन, d by dt ऑफ P प्रेशर एंड d by dt ऑफ N, यानी ये हो गया रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन,
रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और रेट इन टर्म्स ऑफ मोल। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों का रिलेशन ढूंढ करके निकालिए, तो आपको एक हिंट्स दे रहे बेटा, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, यहां से इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशन खोज कर निकालो। तो बेटा 2 मिनट का टाइम है, कोशिश करो, अदरवाइज फिर दिखाते हैं, करो। बोल बेटा लोग, कुछ आइडिया मिल रहा है? हाँ सर, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो तो करते हैं, चेक कर लो अपना आंसर। ऐसे लिख सकते हैं कि P is equals to N by VRT and N by V is concentration, so P equals to CRT, differentiating both sides Yes sir. और RT को कांस्टेंट मान के चलो, तो dP by dt is equals to DC by dt RT होगा। हाँ सर। इसको इक्वेशन 1 मान के रख दो। अब यहीं से फिर से सोचो, इसको ऐसे लिखो, P equals to N RT by V, इस बार इसको कांस्टेंट रख दो, तो क्या होगा, dP by dt is equals to dN by dt RT by V, which is also equals to DC by dt RT. So can we say DC by dt is equals to 1 by RT 1 by RT dP by dt equals to 1 by V dN by dt. Check करो। इसका 16 तारीख इसलिए हम लोग को बोल दिया छुट्टी फ्राइडे है ना, बोल बेटा लोग, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ। ये रिलेशन नोट करके रखो, अभी थोड़ी देर के बाद इस पे प्रॉब्लम आने वाला है। जो रिलेशन डिराइव किए बेटा, उस रिलेशन को नोट कर लो, थोड़ी देर के बाद इस पे क्वेश्चन देंगे। सर हो गया। हो गया, चलो। उम्मीद करते लोमा तो सबको पता होगा बेटा। नहीं सर। आपके सामने 2 सवाल रखते, सुनो। N2 plus 3H2 2NH3। अगर आपसे कहा जाए इस इक्वेशन के लिए लोमा लिख करके दिखाओ, तो लोमा क्या लिखेंगे? R equals to K this। बोलो, आया समझ में? हाँ। यस सर। अगर आपसे कहा जाए AA BB XC and YD, तो बोल क्या लिखेंगे? सर K into A to the power A B यानी किसको कंसीडर करेंगे, किसको छोड़ देंगे? रिएक्टेंट को कंसीडर और प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा? अगर इसके लिए, अगर सोचो इसके लिए कहा जाए रेट एक्सप्रेशन लिखो, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखो, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखो। देखो इसके लिए डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, R equals to minus D by dt of N2 equals to plus 1 by 3 D by dt of H2 equals to माइनस होगा plus 1 by 2। बहुत समझ में आ रहा है लिखने का तरीका? हाँ। ये लैंग्वेज पकड़ के रखना बेटा, कब आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है यहाँ तक? हाँ। बेटा
आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ Yes, sir. चलो अब देखो, ये लोमा का बात हो गया, रेट एक्सप्रेशन का बात हो गया। अब एक और लैंग्वेज पे ध्यान दो। चलो तो आप लोग मेरे को इसका रेट लिख करके दिखाओ, लोमा लिख करके दिखाओ। मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। किसका चाहिए देख ले बेटा, मेरे को चाहिए ए प्लस बी रिवर्सिबल एक्स सी एंड वाई डी एंड दिस इज एट इक्विलिब्रियम। तो इसका कैसे लिखेंगे बोलो? सर क्या लोमा लिखने को कहा है? With the help of Loma, what will be the rate of reaction? K into A to the power A, B into B to the power B. बैंक नहीं लेगा तो किधर जमा करेंगे मेरे भाई? हम लोग तो नहीं रखते, जो लेकर जा कुछ नहीं होगा। वहाँ से मुझे डांटेगा, ऐसा क्यों लेके आया? नहीं उसको बोलो फिर, बैंक है तुम्हें, बैंक है ना भाई, तो बैंक पैसा नहीं लेता है। तब तो जब हम लोग नोट छापना शुरू करेंगे, मोदी जी से बात करके नोट छापेंगे हम लोग बैठ के। फालतू डालेगा बेटा, अभी हम क्लास में नहीं हो रहे तो सब हम मानते नहीं है। चलो क्या मेरे पास क्या एसएमएस आएगा, भेजो बाबू, क्या साइन करना बोलो। ए गधा लोग, तुम लोग देखो बेटा, यहाँ देखो तो लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर वाई। और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल विल बी रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। ये किसके लिए बेटा? ये रिवर्सिबल के लिए। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो बोलो तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल होता इसका है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जीरो। हाँ 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 फिर समझ रहे बेटा? हाँ 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 ये सब तो पढ़ाए थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, याद करो तो। अब यहीं से सब पढ़े थे ना, देखो तो एक बार फिर से याद करो तो। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम पे होगा फॉरवर्ड माइनस फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड होगा, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर इसका वैल्यू पुट कर सॉल्व कर दे तो ये आएगा kf by kb is equals to concentration of c to the power x, d to the power y, a to the power a, b to the power b आएगा। हाँ सर। और k by k का नया नाम K इक्विलिब्रियम। यही आता ना? क्लियर है यहाँ तक की बात बेटा? किसी को कोई डाउट? देख ले, अब क्वेश्चन खेलने जा रहे हैं। आगे बढ़े? हाँ हाँ चलो सर। बेटा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा ग्राफ पे बात कर लो। ग्राफ पे बात कर, ए प्रोडक्ट बी, बोल इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? अगर ग्राफ का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे अगर ड्रॉ करना हो तो सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। আর একবার চিন্তা করে বল, বলছি যখন আমার সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে তবুও কেন আসছে আমার मेरा तो ये मेरा मैसेज बार बार क्यों आ रहा है? इसका आप सिस्टम में अपडेट नहीं किए हो। अभी मेरे को ये चाहिए जो इसका मतलब हम पैसा जमा करते रहेंगे, तुम लोग फिर से वही मैसेज भेजते रहोगे। सिस्टम को अपडेट करवाओ, अभी करवाओ। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सुनो, कंसेप्ट सुनो बेटा लोग, ध्यान से सुनो। दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जो लॉजिक देने जा रहे बेटा, वो लॉजिक को पकड़ के रखो। देखना हर तरह का ग्राफ आप बना पाओगे। ध्यान से देखो। सबसे पहले एक बार फिर से वापस चलते, यहाँ पे आओ, एक दो पॉइंट और बात करेंगे। यहाँ पे एक सवाल का जवाब दो बेटा, कि अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि इनिशियली ये 5 मोल है, ये 10 मोल है, तो बोल ये कितना मोल होगा, ये कितना मोल होगा इनिशियली जब टाइम 0 है? 0 0 0 है ना। अब मान ले टाइम बढ़कर t हो गया, टाइम बढ़कर t हो गया, t कैन बी एनी वैल्यू। बोल तो वैल्यू बोल 5, ये जो 5 है ये वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा?
घटेगा एक घट करके 3 हो गया। बोल 10 बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा घटेगा। से मान ले घट करके वो 4 हो गया, ये बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मान ले बढ़ेगा ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। से हाइपोथेटिकली। अब बोलो व्हाट इज द चेंज इन ए? चेंज बोल। 2 2। यहाँ चेंज बोल। 6 यहाँ चेंज बोल। माइनस 5 यहाँ चेंज बोल। -6 तो अब आंसर सुनो। इसका चेंज है 6, इसका चेंज है 5, इसका चेंज है -6, इसका चेंज है -2। चेंज मैंने बोल फाइनल माइनस इनिशियल है, इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, यही वजह हो रहा। देखो आपको रिएक्टेंट में माइनस में आंसर आ रहा है आपका बेटा। आ रहा है ना माइनस में? अब आओ ग्राफ पे आ जाओ बेटा। अब आ जाओ ग्राफ पे बात करते हैं। बोलो इस पॉइंट पे टाइम का वैल्यू 0 कंसंट्रेशन का वैल्यू 0 तो बोलो नहीं, टाइम नहीं। 0 कंसंट्रेशन 0। ये किसका प्रॉपर्टी है? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का इसका मतलब इस जगह पे प्रोडक्ट बैठा हुआ है। और बोलो विच टाइम प्रोडक्ट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये बढ़ेगा बढ़ेगा। देखो ग्राफ समझ में ना? बढ़ेगा। हाँ और यहाँ पर देखो यस सर। इस पॉइंट पे बोलो टाइम का वैल्यू 0 रिएक्टेंट है ना बेटा यहाँ पे? क्योंकि इस पॉइंट पे टाइम का वैल्यू तो 0 होगा, लेकिन कोई ना कोई तो कंसंट्रेशन होगा। अब बोलो विच टाइम ये बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा ये हो गया। घटेगा। देखो ग्राफ कर दो। देखिए शुरू करते हो। हाँ सर। तो लॉजिक सुन ले बेटा लोग। रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बोल बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना? और ये भी याद रखना कि जहां से रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट वहीं से बढ़ेगा। देखो समझो बात को। यहां से रिएक्टेंट घटा, उसी के नीचे से आके फिर प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुआ। और बात करते ग्राफ पे। देखो मान लो आपके पास A + B प्रोडक्ट C है। इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? लॉजिक समझो। बोलो A घटेगा, से दिस इज A। B घटेगा, से दिस इज B। C बढ़ेगा, दिस इज C। बढ़ेगा। ग्राफ समझ में आ रहा? हाँ यस सर। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएगा बेटा। A ऊपर क्यों है, B नीचे क्यों? उसका देखा बेटा? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट नहीं घट नहीं रहा है। सुनो, यहाँ बात सुनो बेटा। यहाँ पे आपका जवाब होगा सर ये तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अपने को पता नहीं किसका वैल्यू ज्यादा है। इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि A का वैल्यू ज्यादा तभी A ऊपर था और B का वैल्यू कम है तभी B नीचे। अगर आपके पास एग्जैक्ट डेटा होगा तब आप कहोगे जिसका जो वैल्यू ज्यादा होगा वो ऊपर हो जाएगा। बोल बात समझ रहा है? हाँ सर। है ना जी? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही है। आप B को ऊपर रख सकते हो, A को नीचे रख सकते हो, हाइपोथेटिकली आप कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली जब आपके पास एग्जैक्ट डेटा होगा तब आप उसके हिसाब से प्लॉट करके ड्रॉ करोगे। अब जैसे एक और ग्राफ ले लो। मान लो 2 नंबर ग्राफ पे बात करते हैं बेटा कि A से बना प्रोडक्ट B और C। तो देखो तो इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब देखो C ऊपर है। बोलो C ऊपर होगा या नीचे होगा? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ग्राफ बनाने का तरीका? अब आओ देखो अगला पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा ग्राफ देख ले बेटा। इस रिएक्शन का कोई है जो नाम बताएगा? इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का एक नाम है बेटा। इस तरह का रिएक्शन को पैरेलल रिएक्शन कहते हैं, जहां पर एक ही रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट देगा। देख मजेदार चीज देख। बोल ए में रिएक्टेंट कौन? सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में रिएक्टेंट कौन बेटा? ए है ना? और प्रोडक्ट B और C B और C। B and C. नंबर क्वेश्चन में बोल रिएक्टेंट कौन? A प्रोडक्ट B and C B and C. दोनों का फर्क समझ ले। फर्क क्या है? फर्क ये है इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रोडक्ट बनेगा B और C वो सेम पाथ से बनेगा, एक ही रास्ता से बनेगा। लेकिन इस मामले में B अलग पाथ से बनेगा और C अलग पाथ से। अलग पाथ से। हाँ ठीक है? ये पाथ का मतलब क्या होता है वो भी समझा देंगे बेटा। अब आओ इसका ग्राफ बनाते। बोलो बोलो A रिएक्टेंट तो A घटेगा, B प्रोडक्ट है बढ़ेगा, C प्रोडक्ट है बढ़ेगा। सेम। अब बोलो B और C में किसको ऊपर रखना, किसको नीचे रखना? कुछ भी हो सकता है ना? चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहे हैं।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr इस मॉलिक्यूल को A नाम दे देते बेटा। प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 CH2Br और प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH CH3Br। देखो आपको हम पैरेलल रिएक्शन का एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। पढ़े बेटा ये रिएक्शन याद करो तो। हाँ हाँ सर है ना? क्या दोनों सेम मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनता है बेटा? नहीं नहीं सर नहीं नो सर ऊपर वाला प्राइमरी कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म फॉलो करता है, हाँ 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 नीचे वाला सेकेंडरी, तो दोनों का पाथ अलग हो गया। हाँ हाँ इस रिएक्शन का पैरेलल रिएक्शन बोल सकते हो। अब मान लो कि इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C। अगर आपसे ग्राफ ड्रॉ करने को बोला जाए तो वो तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये बनेगा A, ये बनेगा B। अब तुम लोग डिसाइड करो इस बार C कहाँ बनेगा, ऊपर की नीचे? सर सी ऊपर है, सी ऊपर है, बोल C कहाँ बनेगा, ऊपर की नीचे? ऊपर 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 क्यों बेटा बोल? এটা 2 डिग्री ज्यादा। हाँ आप बोलोगे कि सर एज पर रूल हम लोग जानते हैं C हाँ। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है, यानी कि हाँ, वो ज्यादा बनेगा, इसलिए C ऊपर चला जाएगा। हाँ आया क्लियर है बेटा बात? हाँ सर। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं, 4 नंबर पे आ जाओ। सर मान एक लो, क्वेश्चन है बोल बेटा। सर, 2 और 3 नंबर में ग्राफ तो सेम है, तो हम ग्राफ देख के कैसे पता चलेगा नहीं, जो हाँ, वो ग्राफ पैरेलल देखा- रिएक्शन? डोंट वरी, ऐसे मामले में जहां पर होगा तो ग्राफ से आपको रिएक्शन नहीं पूछेगा कि वो पैरेलल है क्या, ग्राफ से Okay. आपको ऑर्डर पूछेगा बेटा कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का भी पढ़ाई बहुत दूर है, दिल्ली दूर ओके है, सर। पहले ये सब समझ लेते, ठीक है। 4 नंबर देखिए, इस तरह का रिएक्शन को कहते हैं सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव रिएक्शन। इस तरह का रिएक्शन सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव कहते हैं। अब समझ यहाँ पे कंसेप्ट को, तो देखिए कंसेप्ट अगर समझ लिया बेटा तो समझ जाना कि आपको ग्राफ समझ में आ गया। बोलो कंसंट्रेशन और टाइम, मेरे से बात करते रहना। बोल यहाँ पे कौन बैठा होगा, बोल A B C D कौन होगा? ए A, और A घटेगा, A हाँ। रिएक्शन है ना। अब जहां से A घटा B वहीं से बनना शुरू होगा। हाँ हाँ इसमें क्या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट X पर X Product. रिएक्टेंट। के लिए प्रोडक्ट है और फिर With सी के लिए respect- सी के लिए reactant रिएक्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू A ये प्रोडक्ट है और विद रिस्पेक्ट हाँ। टू C ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट। इसका ग्राफ ऐसा पाया गया, देखिए B जब तक ये बढ़ रहा था तब तक कौन सा बिहेवियर शो कर रहा था? प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट और यहाँ से आने के बाद घटना शुरू किया तो अब ये कौन सा बिहेवियर? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और जहां से B घटेगा वहीं से सी वहीं से C वहाँ शुरू से होगा। सी। हाँ हाँ बोल क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ 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 यस सर। C जो है वो B का प्रोडक्ट है ना। हाँ तो जब तक C बढ़ा वो अब बोलते जहां से C घटा वहां से D बना। डी बना। क्लियर है जी बेटा? सर। हाँ हाँ आ रहा सर। है? अब सोचो तो एक और हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, A B C D। इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। हाँ सर। हाँ हाँ इस किसी को भी डाउट है क्लियर कर पूछ। नो सर। हाँ सर। एक और ग्राफ पे बात करते हैं और देखते हैं A रिवर्सिबल B एंड इट इज एट इक्विलिब्रियम। तो पहला सवाल का जवाब दो, बोलो इक्विलिब्रियम पे A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन इक्वल होगा? हाँ जवाब दे बेटा लोग। हाँ सर। इक्विलिब्रियम हाँ। पे A का कंसंट्रेशन B का हाँ, 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 कंसंट्रेशन इक्वल होगा? हाँ जी सर। इक्वल होगा हाँ ना? ना कैसे? हाँ पे गधा। क्यों? कांस्टेंट होगा सर। अबे गधे लोग, तुम लोग को पढ़ाते वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम में समझाया था अच्छे से कि बेटा याद रखना इक्विलिब्रियम का मतलब, केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ने बैठोगे वहां इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है, टेम्परेचर इक्वल नहीं होता है, प्रेशर इक्वल नहीं होता है, वॉल्यूम इक्वल नहीं होता, कुछ भी इक्वल नहीं होता सिवाय एक का। बोल कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन तो जीरो है बेटा, याद रखना। इक्विलिब्रियम पे थोड़ी देर पहले आपको हम दिखाए थे, ओवरऑल तो रेट जीरो होगा, है ना। हाँ 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 फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होता है, रेट इक्वल होता है, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है। तो बोल कंसंट्रेशन क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है।
दोबारा बता दिए, कंफ्यूज मत करना। और अगर इसका ग्राफ आपको बनाने को कहा जाए तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये ए नीचे आया, ये बी ऊपर आया और आगे जाके पैरेलल हो गया। जहां से वो पैरेलल होना शुरू हुआ उसका नाम होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। देख तो समझ में आ रहा? हाँ 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 सर। हाँ सर। अब इसी ग्राफ में एक और पॉइंट डाल देते बेटा, देख ले, एक और पॉइंट डाल देते हैं आप। मान लो एक और ग्राफ ऐसा बना है और ऐसा बना है और यहाँ से जाकर ये इक्विलिब्रियम पैरेलल हो गया इस पॉइंट। तो अब अगर आपसे पूछेंगे कि रेड ग्राफ और येलो ग्राफ, ब्लैक ग्राफ में डिफरेंस क्या, कौन बताएगा? चलो यहां समझो, बताओ तो ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है? कंसंट्रेशन का। और ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है बेटा? टाइम का। टाइम तो ब्लैक का टाइम यहाँ पर है और रेड का टाइम Yes, यहाँ sir. पर है ना। यस। तो बोल तो किसको जल्दी इक्विलिब्रियम मिल गया? रेड को जल्दी मिल रेड गया। को। क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि रेड catalyst का डाला। ग्राफ बनाया गया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाँ हाँ आपको पढ़ाया गया था कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम बट इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर। सर यस सर। आया बात समझ में बेटा? यस सर। यहाँ देखो, इसी ग्राफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और भी तरीका देख लो, जरूरी नहीं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा भी हो सकता है। ये ए हो गया बेटा और ये बी हो गया और यहाँ से ये पैरेलल चल रहा है। मतलब कहने का कि जरूरी नहीं कि हर ग्राफ में इंटरसेक्ट ही करेगा, वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। बस आपका लॉजिक ये याद रखना, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, है ना। और अगर मान लो ये ऐसा हो गया, यहाँ पर ऐसा आया, यहाँ पर ऐसा आया और यहाँ से जाकर पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला इक्विलिब्रियम विदाउट कैटलिस्ट है और ये वाला इक्विलिब्रियम विद कैटलिस्ट। है। समझ में आ रहा बात? हाँ चलो एक और ग्राफ पे बात करते हैं। अगेन सेम, ए रिवर्सिबल बी इक्विलिब्रियम पे, और इस बार देखो किसके वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। अब तक हम लोग रेट वर्सेस टाइम पढ़ रहे हैं सर, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पढ़ रहे थे, अब रेट वर्सेस टाइम। अरे इसका ग्राफ ऐसा होगा, बोल ये ऊपर से नीचे जो आया वो कौन है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, दोनों आकर इक्वल हो गया। रेट इक्वल हो गया, देखिए कांस्टेंट नहीं है बेटा, इक्वल हो गया। हाँ हाँ कंसंट्रेशन में पैरेलल होगा, रेट में इक्वल होगा, ग्राफ मीट करेगा। तो कंफ्यूज मत कर जाना इसके साथ क्यों सर यहाँ पर देखिए दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नहीं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, यहाँ से पैरेलल होगा वहां से, लेकिन यहाँ पे जहाँ मीट कर रहा है ये जरूर इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस मामले में। और अगर ग्राफ को ऐसे दे दिया जाए, इसका नाम क्या कहोगे बेटा फिर? कैटलिस्ट हुआ। कैटलिस्ट यूज हुआ। उम्मीद करते सारा ग्राफ का फंडा क्लियर है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है बेटा? एनीवन? नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग बेटा पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ। कुछ क्वेश्चन आपको लिख करके बनाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन मेंटल कैलकुलेशन से ही हो जाएगा। तब आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, आंसर बताओ। चलो बेटा आंसर दो इसका।
सर ऑप्शन बी। सर बी। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस करेंगे। सर एक बार प्रोसेस बताइए ना। चलो बात करते हैं बेटा। देखो क्या मांगा है, सबसे पहले बताओ तो। टाइम मांगा है ना। हाँ अच्छा, वॉल्यूम दिया है और मोल दे दिया है, तो वॉल्यूम और मोल से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं बेटा। कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम। अब बता, वॉल्यूम का यूनिट क्या होना चाहिए? लीटर। आपका यूनिट क्या होता है देखो तो, मोल पर लीटर होता है ना, यहाँ तो मिलीलीटर दिया है, तो हाँ, वॉल्यूम सर, को लीटर में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। यानी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 6 × 10⁻⁻7 by 5 × 10⁻⁻5। ये कंसंट्रेशन मिल गया। और आपके क्वेश्चन पे रेट दे दिया, देखो ये रेट दे दिया, ये रेट है ना। तो बोलो रेट का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन बाय टाइम। टाइम का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन बाय रेट। आपके पास कंसंट्रेशन का वैल्यू है, रेट का वैल्यू। पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं। जिन लोगों का नहीं हो पाया बनाकर देखो तो बेटा। हाँ सर आ गया। अगर बने बेटा तो आंसर बताओ, नहीं बन पा रहा तो रिप्लाई दो। बी सर। सर नहीं हो पा रहा, बोलिए। सी। बी सी, सर। चलो एक ने सी बॉम्बे। बी। बॉम्बे आया, सी आया। और कोई आंसर देख ले बेटा। बॉम्बे और सी, और कोई आंसर देख लो। चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to K1 and concentration of NO2 का square according to Loma, and rate of backward reaction is equals to K2 N2O4. That means rate of reaction will be what? Rate of forward reaction minus rate of backward reaction, which is equals to K1 NO2 square minus K2 N2O4 का concentration. Till here anyone any doubt? यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं। नहीं ना। अब सवाल पढ़ के बताओ, तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन मांगा या कुछ और मांगा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस। हाँ, पर हम लोग क्या निकाले बेटा? हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाले है ना। तो देखो हाँ, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 d/dt ऑफ NO2, है ना। हाँ पर अपने को तो निकालना है -d/dt ऑफ NO2, ये पूछा है, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो?
हाँ सर R The into 2 2 into 2r, वो हाँ और Two r r. का वैल्यू ये आया बेटा, इसका सब हाँ टू सर मल्टीप्लाई ऑप्शन कर डी। दो, हाँ हाँ n2 स्क्वायर माइनस 2k2 n2o4. एनी डाउट, एनीवन? नहीं नो सर। So अगला क्वेश्चन दिए बेटा। हेलो, नमस्ते, बोलिए सर। हम्म, हम्म। तो मतलब आप 10,000 पेमेंट का बात करने लगे हैं? हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। तो 1300 रुपये किस हिसाब से भाई, आप मुझे थोड़ा सा बताइए तो। हाँ, सर ये ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। तो इसका मतलब हो रहा है कि अभी अगर 1300 पेमेंट भेजेंगे तो उसका आप मेरे को ये दीजिएगा तो वैसे, और अगले बार में बाय डिफॉल्ट मेरे को 1300 कम करना है। क्योंकि भाई एक बार जानते हैं, एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ वो कि नहीं, वो ठीक है भाई, बता रहे हैं कि एक बार आपका ये क्या नाम है, एक और है ना बजाज का, तो बजाज का मेरा एसी का ईएमआई चल रहा था, तो जो सर ऑप्शन सी। हर बार बाउंस हो जाता, अपने आप हो जाता। सर ऑप्शन ए। कैश लेने आता था, एक बार वो लोग कॉल सर ऑप्शन ए। पेमेंट भी करवाया, कैश भी ले जाए, डबल पेमेंट लिया मेरे से, इसके लिए बहुत परेशान हूं। ठीक है, चलिए दे देते हैं। हाँ सर। हाँ हाँ ऑप्शन बी है। ठीक सेकंड वाला ये कैसे हो रहा है बेटा, तुम लोग गलती कर रहा है। नहीं सर वो उल्टा बोल दिए थे हम। उल्टा हो गया था। ठीक है, हाँ हाँ किसी को कोई हाँ, डाउट है सर। तो दोबारा बात करेंगे। नहीं नहीं बताइए ना। रेट इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन के लिए, जो इक्वेशन है हमारे पास N2 3s2 2ns3, क्या लिख सकते हैं, माइनस सब माइनस d by dt of N2 is equals to minus 1/3 d by dt of ns3, है ना। और लिख सकते हैं, सॉरी h2 होगा ना, ये h2, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस 1/2 d by dt of ns3, यही है ना बेटा हमारा। हाँ अब Yes, यहाँ sir. से देखो, इसका वैल्यू दे दिया इतना, मतलब ये वैल्यू दे दिया है ना। तो इसका मतलब बोलते हैं यहाँ से r का वैल्यू क्या आएगा, 1 into 10 to the power of -4 लिख सकते हैं। हाँ सर पुट कर दो यहाँ पर, है ना, तो r इक्वल्स टू दिस, यही आएगा ना। हाँ हाँ r मिल गया। अब तेरे से r नहीं पूछा, हाइड्रोजन का पूछा है, तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 3। आपको हम सिखाए थे r इंटू कोफिशिएंट मार देंगे। हाँ नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, 3 नाइट्रोजन का 1। 1 मार के देखो, डायरेक्ट बन गया आपका। हाँ सर। Yes, sir. अगला वन, दो बार की तो उसको, ये सबसे बेटा मेरा प्रिंट से निकल, तुमको प्रिंट लेकर के आना चाहिए था, गनीमत माना कि मैं एक्स्ट्रा प्रिंट बना कर रखे थे वाला प्रिंट को। बोल बेटा, ओरली बनेगा ये सम्स, ओरली बनेगा, बनाओ। सर दिल्ली। सर ऑप्शन सी। D sir. C. सर डी। D. सर सी। तो C होगा ऑप्शन C. D. सर कैसे?
बोल किसका किसका रेशियो मांगा है? सर ए और सी का appearance of A और appearance of C. है ना? तो बोल तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, देखते हो डिसअपियरेंस ऑफ ए के लिए लिख सकते हैं बिना कुछ देखे r इंटू उसका कोफिशिएंट ए। सर ऑप्शन डी है, ठीक है। और इसके लिए लिख सकते हैं बेटा r इंटू इसका कोफिशिएंट c। सर वो रिएक्शन अगर लिखेंगे जैसे 1/a into d ऑफ कंसंट्रेशन और वैसे करके नहीं होगा सर? होगा, तुम्हारा टाइम लगेगा, आपको तुम ट्रिक सिखा दिए बेटा ये कि हाँ। अपीयरेंस डिसअपियरेंस के मामले में r इंटू कोफिशिएंट मार दो। अगर आप उससे जाना चाहते हो जाओ, देखो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका। बोलो क्या लिखेंगे? r इक्वल्स टू -1/a d ऑफ dt, ये होगा ना? हाँ बहुत c को ले लेंगे इक्वल्स टू +1/c dc/dt। अब तुम्हारा रेशियो क्या मांगा? तुम्हारा मास रेशियो मांगा da/dt i प्लस dc/dt का रेशियो मांगा है ना? यस सर। निकालो, देखो a/c। ये टाइम लग रहा है आपका, ये तो ओरल मेंटल कैलकुलेशन से हो जाएगा, सिखा दिए बेटा। r जी इंटू सर। कोफिशिएंट कर दो, ठीक है? हाँ। चलो इसको बनाओ। नहीं तेरा है तो 1300 तो तुम मेरे को बताओ। ओरली बनेगा बेटा, ओरली। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा। सर ऑप्शन सी। सी। बोलो किसको डाउट है? सर मुझे। एक बोलो। अच्छा एक बात बताओ ना, ये रिएक्शन देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि रेट, ये देखो रेट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, रिवर्सिबल है ना? हाँ। बोलो ना, फॉरवर्ड का एक्सप्रेशन ये होगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, और बैकवर्ड के लिए ये होगा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू CH3COOH एंड C2H5OH। क्लियर करो, बोलो। हाँ सर। सर अब उसको RF और RB को बैठा दो, कंपेयर करो गिवन इक्वेशन के साथ। तो बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF 4 into 10 to the 4. and what is the value of KB? 3 into 10 to the But they are asking equilibrium constant K, and equilibrium constant अभी पढ़ा है KF by KB। हाँ। हाँ सर। ठीक है Any सर। doubt? नहीं। नो सर। के फिर ভ্যালুটা কিভাবে আসছে একটু বলবেন? हैं? কে এর ভ্যালুটা ওখানে দেওয়া আছে দেখ। আরে কম্পেয়ার করতে হবে, এখানে আমরা বার করছি না, শুধু মিলিয়ে নে না। দেখ না এটা কি, এখান থেকে KF আর কনসেন্ট্রেশন, এটা যদি কনসেন্ট্রেশন আছে তার আগের মানটা KF এর মান হচ্ছে। এটা দেখ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইথাইল অ্যালকোহল, এই দেখ এটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এটা ইথাইল অ্যালকোহল, তার মানে তার আগের মানটা এটা KB এর মান হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। এখানে ক্যালকুলেট করা দরকার, শুধু কম্পেয়ার কর, কম্পেয়ার করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তারপর ফর্মুলা বসিয়ে সলভ করে দে, দেখ আসছে আনসারটা, বল ক্লিয়ার আছে? हाँ हाँ। चल बेटा अगला क्वेश्चन। ना ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, इसको सॉल्व करो।
सी सर। सर ऑप्शन बी। बॉम्बे, बॉम्बे। ना सी। सर बॉम्बे। हाँ बोलिए। उससे बात हुआ था मेरा, तो वो बोला था इधर कैश पेमेंट होगा या पेमेंट। हाँ तो इधर है। ना बात, इसके लिए आप टेंशन इस बंदे से पहले बात करनी थी। ये भी हो सकता है कि ये लोग जिस हिसाब से कर रहे हैं ना कि अभी जैसे उसका होगा कि जो मेरे पास है उसका एडवांस के तौर पे भेज देंगे, हम लोग बाकी हम दवा भेज देंगे, तो सारा दवा रिसीव कर लेंगे, तब रेस्ट ऑफ द पेमेंट करेंगे, तब तक हमारे पास टाइम रहेगा, कुछ हो जाएगा। हम शाम में बात करते हैं उससे, हम समझ हम सारा उस हिसाब से बात करके हम देखते हैं, ठीक है। बोल बेटा लोग आंसर बोल। सर डी, अच्छा, दिल्ली। दिल्ली। सर बताइए ना एक बार। बिल्कुल बता रहे बेटा, और सुन ले। ये जो अभी आपको थोड़ी देर पहले एक रिलेशन डिराइव करके दिखाए थे कि dc हाँ, by सर। dt is equals to 1 by RT dp by dt, याद है? हाँ तो now can I say dc by dt is mole per liter per second? हाँ हाँ सर। माने ये जी ना, सर। और dp by dt का मतलब होगा ये, हाँ यही है ना। हाँ। यानी आपसे एक्चुअली में जानते हो कुछ नहीं बोला, बोला कि कौन सा टेम्परेचर पे इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेटा ये यूनिट कन्वर्शन का चक्कर है, समझ लो। क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, कब इसको हिट करना है। तो आपको ये जो रिलेशन लिखवाए थे बेटा, ये तभी इस्तेमाल करना जब आपके क्वेश्चन पे यूनिट बदल जा रहा हो। अब देखो तो डीसी बाई dt का वैल्यू क्या मेरे पास, बोलो। 2.5 into 10 to the power minus 3 इक्वल्स टू 1 बाई r। ये r का वैल्यू याद है, ये रटवाए थे बेटा आप लोगों को, हाँ सर। है ना। क्योंकि एटीएम में बेटा, तो एटीएम का मतलब क्या होगा, एटीएम का मतलब r का वैल्यू 0.0821 लेंगे, और आपको बोले थे बेटा इसको 1/12 भी याद रखना। हाँ। अब बताओ यहाँ पर dp by dt का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन पे, 5 into 10 to the power 5 minus 3 देख 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 कैंसिल हुआ, यहाँ से 2.5 ये कट जाएगा 2, सॉल्व करो 12 into 2 24 आएगा, टेम्परेचर 24 केल्विन। हाँ सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, बोलो बेटा। नहीं नो सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो ये सब तो अभी पढ़ाई नहीं किए, अब कुछ आगे का और पढ़ाई करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं, यहीं पे बता दे रहे, सुन लो। बताओ तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ बस डिस्कशन करेंगे एक एक करके, बोलो। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। डायरेक्टली। यहाँ पे हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, सुन लो। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली? प्रेशर डायरेक्टली होगा, है ना। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन जल्दी सबसे रिएक्ट करेगा? गैस। गैस रिएक्टेंट सॉलिड से जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। अब अगर आपसे बात करेंगे कि रेट के साथ सरफेस एरिया कैसे रिलेटेड होगा, बताओ। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली, है ना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, उतना जल्दी रिएक्ट करेगा। अच्छा ये बताओ, होमोजेनस रिएक्शन और हेट्रोजेनस रिएक्शन में कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? होमोजेनस रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रेट के साथ, हाँ सर होमोजेनस और हेटेरोजेनस में कैसे रिलेशन निकाले? रिलेशन निकालना नहीं बेटा, ये लॉजिक का कंसेप्चुअल बात है, ठीक है ना। अगर मान लो आपको किसी के साथ किसी को रिएक्ट करवाना रहता है, से फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर आपको K2Cr2O7 को FeSO4 के साथ रिएक्ट करवाना है एसिडिक मीडियम में, किए कभी ये रिएक्शन प्रैक्टिकल में? बताओ तो इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है। तो
तो आप देखना, पहले हम लोग एक बीकर में K2Cr2 को लेकर के डिस्टिल वाटर में सैंपल लेकर के एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बोले तो लिक्विड डालने का मतलब क्या किए बेटा, सॉलिड स्टेट को किस में लेकर के लिक्विड, है ना। इसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये ऑलरेडी लिक्विड में, उसके बाद फिर मिक्स करते हैं। तो सेम फेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बेटा। तो रिएक्शन अक्सर देखा गया सेम फेज में अच्छा रिएक्शन है, यानी होमोजेनस मीडियम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो बताओ तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट किसके, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। आईआईटी में इस पे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है बेटा, याद रखना। और आपको जो नोट्स देंगे उस नोट्स में पूरा लिस्ट बना दिए सारे का। फोटोकेमिकल रिएक्शन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। बेटा ये अवस्था रे, फोटोसिंथेसिस छोड़कर कोई तो रिएक्शन का नाम बोल जो फोटोकेमिकल है। बचपन से पढ़ते हुआ और कितना पढ़ेगा बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के मामले में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, ये बताओ तो कैटलिस्ट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली दोनों है बेटा, दोनों है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ तो रिवर्सली। इस सिंबल का नाम क्या है बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है ना। एक्टिवेशन एनर्जी बताओ तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसका डिटेल आपको हम जरूर समझाएंगे दोबारा इस चैप्टर के एंड में बेटा। चैप्टर के एंड में हम लोग इस पे जब पढ़ाई करेंगे तब इस पे दोबारा बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है फैक्टर्स अफेक्टिंग में, किस किस फैक्टर पर रेट डिपेंड कर रहा है। नो सर। ना सर। तो आपको जो नोट्स भेजेंगे बेटा वहां पे एक बार नजर दौड़ा लेना। और आते हैं अगले इस पे, रेट के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ना सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बल्कि एक खास प्रॉपर्टी पाया गया, वो ये प्रॉपर्टी पाया गया कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के गैप में या हर 10 के केल्विन के गैप में रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। पढ़े बेटा, ये बात याद है। हाँ सर, हाँ। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे या हर 10 केल्विन पे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होगा, डबल हो जाता है। और इस डबल पे बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, वही क्वेश्चन दोबारा आपके सामने रख रहे हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए सोचो तो। बी। सी। बी बॉम्बे। सी। सर सी। सर सी। सी। जो लोग बॉम्बे आए चेक करो बेटा। हाँ, जिन लोगों का बॉम्बे आया चेक करो, आंसर सही हो रहा है गलत हो रहा है करेक्शन करो बेटा। देखो बोलो, देखो या समझो। यहाँ देखो, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 20 पे गए बेटा, 20 से 30 पे गए, 30 से 40 पे गए, 40 से 50 पे गए। तो यहाँ तक R है तो इसका डबल क्या हो जाएगा बोलो, 2R। फिर सॉरी R था ना, 10 से 20 में जाने में डबल हो जाएगा 2R, 20 से 30 में जाने पे उसका डबल हो जाएगा 4R, फिर इसका डबल हो जाएगा 8R, और फिर इसका डबल हो जाएगा 16R। अगर शुरू R से करते हैं तो हाँ ठीक है। और इसका ट्रिक याद रखना, ऐसा क्वेश्चन की ट्रिक याद रखना, 2 to the power of delta t by 10। चेक कर तो मैच कर रहा आंसर। हाँ सर, मैच कर। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट सॉल्व करना बेटा। आपको हम बता देंगे, फिर से सुन ले। तेरे को केमिस्ट्री, अच्छा कल प्रीवियस का कल का आप लोग कोई आप में से कोई है जो एग्जाम दिया यस्टरडे वाला? एनीवन हियर? आपको पता है ना कल एक एग्जाम और हुआ नीट का रीटेस्ट, पता है ना?
आप लोग में से हाँ। कोई है जो रीटेस्ट में बैठा था? एनीवन हियर? नो सर। एनीवे, आपको हम एक चीज का चैलेंज दे सकते हैं बेटा केमिस्ट्री में, एटलीस्ट मेरे क्लास में, कि आपको 45 क्वेश्चन में हम 40 क्वेश्चन ऐसा दिखा देंगे जो 5 से 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आपको एक सिस्टम बताए थे। 2 मिनट रुक जाओ, एक लेक्चर देने के मूड में दे देते, फिर आगे पढ़ाते। सुन ले, शुरू में भी बोले थे, फिर से बोले बेटा, नीट का तैयारी करने का मतलब होगा सिंपल सी बात कि आप एक फास्ट फूड सेंटर का दुकान चला रहे हो, फास्ट फूड, चाउमीन बेच रहे हो या अंडा रोल बेच रहे हो, ऐसा कुछ, यही काम है। कैसे? इमेजिन करो कि अगर आपका एक फास्ट फूड सेंटर का दुकान है, आप चाउमीन बिक्री करते हो और आपके पास एक कस्टमर है, ग्राहक है कि भाई मेरे को 1 प्लेट चाउमीन बना कर दो, तब आप क्या करोगे? उसको बैठा करके चाउमीन खरीद करके लाओगे, उसको पानी उबालोगे, चाउमीन को उबालोगे, चाउमीन जब तक उबल रहा होगा तब तक बैठ कर आप सब्जी खरीद के लाओगे, उसको काटोगे, बोलो ये करोगे? या फिर आपका चाउमीन पहले से आधा प्रिपेयर्ड होगा, सब्जी पहले से कटा होगा, बस आपको फाइनल टचअप देके पकड़ा देना। बोलो कौन सा तरीका अपनाना? फाइनल टच। सेकंड वाला। वही खेला यही है पे बेटा, सारा रान्ना करना चाहे यहाँ पे कर लो, जो रान्ना करना, वहां बैठ के सिर्फ खाना है बेटा। वहां खाना रान्ना करके खाना बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सारा खाना यही पकाना होगा, और यहाँ पकाने का मतलब आपको इतना प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन को कैटेगरी पकड़ना होगा। वो ये कैटेगरी, अच्छा इसमें 2 डेल्टा टी बाई 10 का लॉजिक यूज करेंगे, अच्छा ये वाला यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। और सिंपल सा लॉजिक बेटा, 10 किताब को 10 बार प्रैक्टिस करने से बेहतर है 1 किताब को 10 बार प्रैक्टिस करो, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक कोई भी चूज करो एमसीक्यू का किताब और उसको 10 बार बनाओ, बस बनाते वक्त याद रखना उसमें पेंसिल से टिक मत मारना, बहुत लोगों का हैबिट होता है, एक बार पेंसिल से टिक मार दिए बेटा, फिर वो किताब चाइनीज किताब हो जाएगा, यूज एंड थ्रो, फिर दोबारा नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे, समझे? तो उसमें नहीं दाग देना है, उसको अलग से प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ तक की बात, आगे बढ़े? हाँ सर। यहाँ पे बेटा, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन पे बातचीत किए, डिस्कशन किए। अब एक टॉपिक और बात करने जा रहे हैं हम लोग। देखो अगला जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है तो बंद नहीं हो रहा? हाँ ठीक है। अगला जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। अब इसका फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? इसका फंडामेंटल डेफिनेशन सुन लो, नंबर ऑफ मोल्स, किसका? रिएक्टेंट का। कहा? इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इस लैंग्वेज को समझ लो बेटा, कभी भी आपके सामने ये आएगा, इसका मतलब आप समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट, बोलो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिंगल स्टेप रिएक्शन। किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितना भी नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होगा रिएक्टेंट का, वो उसका मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए PCl5 PCl3 प्लस Cl2, चलो तो सबका मॉलिक्यूलैरिटी बताते हुए चलो तो देखिए जरा, H2 I2 2HI, SO2 O2 SO3, H2O2 H2O प्लस O2। अब जवाब दो, बोलो पहला रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी बोलो। यूनिमोलिकुलर। Yes, this will be called यूनिमोलिकुलर। क्या ऐसा वर्ड आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं बेटा? हाँ। SN1 E1 वो यही सब टर्म है बेटा। और इसकी बात करते, बोलो ये कैसा रिएक्शन है? बाइमोलिकुलर। ये कैसा रिएक्शन है? बाइमोलिकुलर। समझे? ये ट्राई होगा। बाइमोलिकुलर। समझे? ये यूनि होगा। यस सर। समझ गए तो समझा बेटा मेरे को फिर कि यूनि कैसे हो गया। हाँ सर, लास्ट वाला थोड़ा है ना, पहला 3 में तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना कि पहला यूनि होगा फिर बाई होगा फिर ट्राई होगा। हाँ। तो फिर आखिरी वाला यूनि कैसे हो गया? है ना, तो अब नियम समझ ले बेटा, अगर आखिरी वाला रूल को फॉलो नहीं किया और वो कुछ और आंसर दिखा रहा है,
इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। आपका क्या सवाल होगा, बोलो आप अपना सवाल रखो यहाँ पे। चुप हो गया, रखेगा ना भाई, तुम लोग का एक सवाल यहाँ बनेगा ना। अच्छा सर ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन एग्जाम हॉल में अपने को कैसे पता चलेगा कि गिवन रिएक्शन वन स्टेप है या मल्टी स्टेप है? हाँ सर। सवाल आता है कि नहीं आता? ये हाँ का जवाब सुन ले बेटा, इट विल बी गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। फिर से बोले, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका सीखो। आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा डेटा कैसे यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा कैसे यूज किया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेगा। हाँ ये हो सकता है, अगर कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाने को बैठे तो गेम आपके साथ क्या खेला जा सकता है वो सुन लो। आपको नहीं बताएगा सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है, और ऑर्गेनिक का रिएक्शन दे देगा, और वो वाला रिएक्शन दे देगा जिसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, जैसे कि SN1 2 स्टेप में होता है, SN2 1 स्टेप में होता है बेटा। इतना चालाकी करेगा। तो फिर वो ऐसी डॉक्टर बन जाओगी बेटा, हाँ? समझे? तो इस तरीके का मामला आएगा। देखो एक चीज समझ लो बेटा, बात यहाँ पर नीट का मतलब ये नहीं हो रहा कि आप कितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जानते हो। एक्चुअल क्या होता है, 2-3 चीज चेक किया जाता है, क्या आप टॉपिक को टॉपिक के साथ और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे आपको हम गैस लॉ में पढ़ा रहे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और उसका ह्यूज एप्लीकेशन आपका ब्रीथिंग चैप्टर में बायोलॉजी में, पार्शियल प्रेशर का वहां पे कहानी है, बड़े है ना यही लिंक पकड़ना जो सीख जाएगा बेटा, जो जितना अच्छा लिंक पकड़ेगा उसका उतना नॉलेज ब्रॉड होगा। सिलेबस ब्रॉड नहीं होता है बेटा, ये लिंक का खेल होता है। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ना सीखो तो आपका काम हो जाएगा। तो यही सब चेक होता है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट रिलेट कर पा रहे कि नहीं, टॉपिक टू टॉपिक रिलेट कर पा रहे कि नहीं। और जो सबसे बड़ा चीज चेक होता है नीट के एग्जाम में, वो होता है परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। अगर आप लोगों के ऊपर से सिलेक्ट होने का प्रेशर हटा दिया जाए कि सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, एग्जाम हॉल में जो टाइम का प्रेशर वो हटा दिया जाए, तो देखना हो सकता है 180 में जहां 100 क्वेश्चन सही किए, हो सकता है आप 120 सही कर दोगे, रिलैक्स होकर के, लेकिन प्रेशर में गलती कर जाओगे। तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। क्यों? क्योंकि बेटा आप जिस दुनिया में जा रहे हो, आपका आधा से ज्यादा जिंदगी इसी में गुजरने वाला है। परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, आपके सामने इमरजेंसी केस है, आदमी मरने के हालात में, आपको उस वक्त डिसाइड करना है कि उसके लिए क्या सही होगा क्या नहीं होगा, तो आप तभी ना परफॉर्म करोगे बेटा प्रेशर पे। ये सब भी चेक होता है बेटा, समझे बात? जी सर। तो अब सवाल उठता है कि सर अगर अपने को पता चल जाए कि ये यूनिमोलिकुलर नहीं है, मल्टी स्टेप है, तो सिर्फ मल्टी स्टेप नहीं बेटा, उसका मल्टी स्टेप बनाकर भी दे देगा। जैसे कि ये देखो, ये ऐसे देगा, H2O2 पहले ट्रूट करके देता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, अगले स्टेप में यही नेसेंट ऑक्सीजन एक और H2O2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2O और O2, और इन दोनों को ऐड करो तो देखो तो ये आएगा 2H2O2, ये और ये कट गया बेटा, और यहाँ पर आएगा 2H2O प्लस O2, है ना। तो आपको तो बेटा यही क्वेश्चन दिए थे, तो आपके एग्जाम में दे देगा, सब कुछ दे देगा। न सिर्फ देगा बल्कि ये भी बता देगा कि इन सब में ये पहला स्टेप स्लो है, ये फास्ट है। आप जाइए आज किताब खोल करके देखिए, कई ऐसा क्वेश्चन पे देखना जहाँ मैकेनिज्म दिया होगा, वहाँ सब मेंशन किया होगा, कौन स्लो कौन फास्ट। दैट मींस अगेन बोल रहे हैं, अगर आप सवाल पूछोगे कि सर अपने को कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन स्लो कौन फास्ट, इट विल बी गिवन टू यू, ये दिया हुआ होगा, बस उसको यूज करना सीख लो। तो अब सुनो, अगर आपके पास मल्टी स्टेप है और आप मॉलिक्युलरिटी निकालने बैठे हैं, तो आप उस स्टेप को टारगेट करोगे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो ढूंढो स्लोएस्ट स्टेप का मॉलिक्युलरिटी कितना आ रहा है बेटा, बोल। है ना, इसलिए बेटा इसका आंसर हो गया 1। समझ में नियम रूल समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। और इस बात, और इस चैप्टर में मजेदार चीज सुन लो बेटा, इस चैप्टर में मजेदार चीज क्या मालूम है, ज्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, अपने को कैसे पता चलेगा, डोंट वरी, इट विल बी गिवन टू यू। तो वरी करने का क्या बात है कि जो हमारे पास दिया गया, व्हाटएवर इज गिवन टू अस, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, उसका इस्तेमाल कैसे करना वो सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। व्हाट इज द दूसरा नाम ऑफ स्लोएस्ट स्टेप? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ, RDS भी कहते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होगा एग्जाम में, नहीं बोलेगा स्लोएस्ट फास्ट, बोल देगा फर्स्ट स्टेप इज RDS, आपको वहीं से समझना होगा। ठीक है, तो सुनो बेटा लोग, यहां तक मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट दे दिए। अब अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो अगले क्लास में शुरू करेंगे। दैट टॉपिक इज ऑर्डर।
जो इस चैप्टर का बैकबोन है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे खड़ा होगा। हम लोग कम से कम 8 तरीका सीखेंगे अलग अलग कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैसे पता करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर का रिलेटेड जो बात होगा वो पूरा अगले क्लास में बात होगा। अगले क्लास में हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे बात करने वाले हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जी सर। हमको लगा कोई ठीक नहीं, तुम लोग अभी ऑर्डर प्लेस कर दोगे, सर एक पिज्जा ले आइए, एक ये ले आइए। ऑर्डर लेने नहीं बैठे बेटा, ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्लास ओवर कर रहे हैं, बट बिफोर गोइंग टू एंड एक और लॉजिकल बात करेंगे। कुछ लोगों को हम पढ़ा चुके, बता चुके, जिन लोगों को नहीं मालूम सुन लो। व्हाई स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड आरडीएस। पहले इसका एक लैंग्वेज समझो कि जो स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं। तो उससे पहले एक सवाल सुनो कि जब एक टीम वर्क होता है ना बेटा, जब एक टीम वर्क होता है तो याद रखना टीम वर्क का परफॉर्मेंस बताओ तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर पे कि वीक प्लेयर पे? वीक प्लेयर। वीक प्लेयर। वीक प्लेयर पे डिपेंड करता है टीम का परफॉर्मेंस। जो स्ट्रॉन्ग है बेटा वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो तो गेम खेलेगा ही। अगर उसी मोमेंट पे वीक वाला पर्सन गेम खेल गया बेटा, टीम का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। मतलब अगर बात करते सोचो, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचो कि हमारे पास एक रिस्ट वॉच बनाने का फैक्ट्री है जहाँ पे 3 सेक्शन है। एक सेक्शन में घड़ी का बेल्ट बनाया जा रहा है, एक सेक्शन में घड़ी का डायल बनाया जा रहा है और एक सेक्शन में घड़ी का मशीन बनाया जा रहा है। 3 अलग अलग सेक्शन। बेल्ट बनाने का स्पीड ले लो 100 बेल्ट पर डे, एक दिन में 100 बेल्ट बन जा रहा है। मशीन बनाने का डायल बनाने का स्पीड ले लो 50 डायल बन जा रहा है एक दिन में, और मशीन का ले लो 25 हो गया एक दिन में। पर हम लोग तो बनाने बैठे पूरा पूरी वॉच, तो बोल तो अब वॉच बनाने का स्पीड क्या होगा पर डे? 25 पर डे है ना। तो बोल तो पूरा टीम का परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड किया, विच इज द स्लोएस्ट। है ना, बात समझ में आ रहा? तो जो स्लोएस्ट होगा बेटा वही चीज सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पर मान लो एक रथ है बेटा, इस रथ के सामने 3 गधा बांध दो, गधा ए, गधा बी, गधा सी। हाई क्वालिटी का गधा है, कैसा? इस गधे का स्पीड ले लो बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, इसका ले लो 50 किलोमीटर पर आवर और इसका ले लो 40 किलोमीटर पर आवर। तो बोलो रथ किस स्पीड से स्टेबल होकर चलेगा? 40 पे। 50 पे चलेगा ए तो सपोर्ट कर पाएगा, सी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। 60 पे चलेगा तो बी और सी दोनों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो अगेन देख ओवरऑल परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड किया? द स्लोएस्ट वन, द स्लोएस्ट वन। बात आया समझ में बेटा? यस सर। आज का क्लास यहीं तक। अब डाउट सेशन में आते हैं। डाउट्स है तो शेयर करो, और जिन लोगों का डाउट्स नहीं वो छुट्टी कर सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं।